मेरी जिंदगी की एक भयानक रात, जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, जिसे याद कर आज भी मेरे पतन का रोम रोम से हर उठता है। ये बात उन दिनों की है जब मेरी पत्नी प्रेगनेंसी के कारण पिछले 2 महीने से मायके गई हुई थी और मैं अपनी वासना को पूरा करने के लिए नए नए मौके तलाश रहा था। हेलो रुपेश, अब क्या बताऊं, 1 महीना हो गया पत्नी मायके में ही है। बस सब ऐसे ही सूखा सूखा चल रहा है। मैं अपने दोस्त से फोन पर बात करता हुआ कार ड्राइव कर रहा था। आधी रात के इस पहर में पूरी सड़क सुनसान थी। सच कहूं तो मैं वासना की भूख में अंधा हो चुका था। विवान टेंशन क्यों लेता है? रोज दाल रोटी खाना तो ठीक है, पर कभी कभी टंगड़ी कबाब, कीमा कलेजी भी खा लेना चाहिए। मर्द का मन खुश रहता है। मेरे दोस्त ने मुझसे फोन पर कहा, जिसे सुनकर मेरी सांसें गर्म होने लगी। रुपेश, तू बस ऐसे ही ललचाता रहे, कभी कोई ढंग का सोल्यूशन मत दियो। अरे कुछ ऐसा बता जिससे मेरी रात रंगीन हो जाए। ठीक है भाई, तू भी याद रखेगा, जिस रास्ते से तू गुजर रहा है उसी रास्ते पर एक बरगद का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक विद्वान ऋषि मुनि की मूर्ति है, जिसकी तरफ पीठ करके एक औरत खड़ी रहती है। वो तेरी रात रंगीन कर देगी। रूपेश की बात सुनकर मैं पहले इस लड़की को अपने ख्यालों में जीने लगा था। सच बताऊं तो मैं अपनी हवस के आगे मजबूर हो चुका था। मैं जैसे उस पेड़ के पास पहुंचा तो मेरी नजरें उस लड़की को ढूंढने लगी कि अचानक ही किसी ने मेरी कार की खिड़की पर दस्तक देते हुए कहा, आपको मेरे बारे में किसने बताया? मैंने जैसे ही खिड़की की तरफ देखा, एक बेहद खूबसूरत और कमसिन लड़की खिड़की पर खड़ी मुझे ही देख रही थी। तुम्हें इतनी रात को इस सुनसान जगह पर खड़े होने में डर नहीं लगता? मैंने अपनी बात शुरू तो उस लड़की का चेहरा देख के की थी, पर अगले ही पल मेरी नजरें कुछ और ही देखने लगी। मेरी बात सुन उस लड़की ने भी अपने होठों को मसलते हुए कहा, मैं अकेली कहाँ हूँ, आप हैं तो सही मुझे कंपनी देने के लिए, फिर डर किस बात का? लड़की की ये बात सुनकर मेरे सब अरमान भी उफान मारने लगे थे। मुझे लड़की बेहद पसंद थी और सच कहूं तो मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी ही नहीं थी। सुरमई गहरी गोल आंखें, होंठ मानो जैसे इनसे अमृत टपकता हो। मैं मन ही मन अपने दोस्त रुपेश को दुआएं देने लगा। वाह रुपेश, मान गए तेरी चॉइस को। कसम से क्या खतरनाक पीस छिपाया हुआ था तूने। मैं अभी खुद से बातें कर रहा था कि तभी उस लड़की ने मुझे फिर से कहा, अरे मैं खतरनाक नहीं, खूबसूरत हूँ। लड़की की ये कहते ही मैं हक्का बक्का रह गया। वो पहला लम्हा था जब मुझे डर का एहसास हुआ, पर मैं उसे जाहिर नहीं कर पा रहा था। फिर तभी उस लड़की ने कहा, मेरा मतलब है मैं जीती जागती इंसान ही हूँ और मैं इस पेड़ के नीचे ही रहती हूँ, यही मेरा घर है। लड़की के कहने पर मेरी जान में जान आई। मुझे अपना वक्त और बर्बाद नहीं करना था, इसलिए मैंने उस लड़की से सीधा अपने मतलब की बात करी। अच्छा, बहुत हो गई बातें, बताओ एक रात का कितना लोगी? इस एक सवाल से मेरी कामुकता चरम पर पहुंच गई थी, जिसे सुनकर उस लड़की ने अपने बदन को और झुकाते हुए कहा, मैं चाहती हूँ तो मुझे मार डाल। मैंने जैसे ही लड़की से खुद को मारने का सुना तो डर के कारण मेरी आंख की पुतलियां फटने को हो गईं। मेरे ललाट पर पसीने का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसे देख वो लड़की भी जोर जोर से हंसने लगी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, उस लड़की ने फिर से कहा, अरे फट्टू, तुम कितने डरपोक हो यार, जरा सा भी मजाक तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। जरा अपनी शक्ल को तो देखो, कैसे चुसे हुए आम की तरह सिकड़ी हुई है। लड़की का ये मजाक सुन मेरी मर्दानगी को ठेस लगी। मैंने तुरंत ही अपना लहजा गर्म करते हुए कहा, चुपचाप बोल, चलती है नहीं? पूरी रात मुझे ऐसे ही नहीं बतानी। मैं अब उस लड़की से बेरुखी से बात करने लगा था, जिस पर उस लड़की ने कहा, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाती?
अगर तुम्हें कुछ कहना है तो इसी बरगद और इसी ऋषि मुनि की मूर्ति के सामने कहना होगा। इतना कहकर वो लड़की वापस मूर्ति की ओर बढ़ने लगी। मैं भी लड़की को जाता देखकर उत्तेजित हो गया, क्योंकि मैंने पहली बार उस लड़की को पीछे से देखा था। मेरी वासना मुझ पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। मैंने तुरंत ही गाड़ी को लॉक किया और उस लड़की के पीछे चल दिया। लड़की भी मेरी परछाई देख समझ चुकी थी कि मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूं। उसने अपने कदमों की रफ्तार धीमी करी और अपनी साड़ी का पल्लू गिराते हुए हर कदम के साथ अपने जिस्म से कपड़ों को नोचकर फेंकने लगी। मैं भी किसी भूखे भेड़िए की तरह उसके जिस्म को रोचने के लिए चल दिया। देखते ही देखते उस लड़की के जिस्म पर कपड़े का एक रेशा नहीं बचा और मैंने भी अपने बदन से कपड़े नोच फेंके और अगले ही पल वो मेरी बाहों में कैद किसी जवान हिरणी की तरह आहें भरने लगी। उसकी गर्म सांसों से मेरा रोम रोम जल उठा। जैसे जैसे हम एक दूसरे में विलीन होते जाते, बरगद का पेड़ भी जोर जोर से हिचकोले लेने लगा। हम दोनों एक दूसरे में समाने ही वाले थे कि अचानक बहुत सारी लड़कियों की आवाज चारों तरफ से गूंजने लगी। आओ विवान, मेरे पास आओ, मुझे भी प्यार करो। विवान, मैं भी तुम्हें विलीन होना चाहती हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ संभोग करना है। आओ विवान, मेरी प्यास बुझा दो। मेरा सारा ध्यान तो एक ही लड़की पर था, लेकिन जब मैंने इतनी सारी लड़कियों को बरगद के पेड़ से उल्टा लटकते देखा तो मेरे होश उड़ गए। अंधेरे में उन सब लड़कियों की आंखें किसी पिशाच की तरह चमक रही थी, जिसे देखकर मेरा सारा बदन एकदम से ठंडा पड़ गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे ऊपर बैठी उस लड़की के मुंह से भी खून गिरने लगा। तुम, ये क्या हो गया तुम्हें? ये कहते हुए मैंने उस लड़की को अपने से दूर झटक दिया और तुरंत ही उस ऋषि मुनि की मूर्ति के पास जाकर खड़ा हुआ। मैं कहता हूं दूर हटो मुझसे। तुम अगर मेरे पास आने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें चीर डालूंगा। मैं अपनी धमकियों को उन सबको दूर करने की नाकाम कोशिश करता हुआ ऋषि मुनि की मूर्ति के पीछे छिप गया। वो सब लड़कियां भी ऋषि मुनि की मूर्ति की तरफ अपनी पीठ करती हुई बोली, कब तक बचाएगा तो इन जैसों को? एक ना एक रोज तो ये अपनी हवस में फिर अंधे होंगे और यहाँ आएगा। मैं उन लड़कियों की बातें साफ साफ सुन सकता था, जिसे सुनकर मुझे इतना समझ में आ गया था कि ऋषि मुनि की मूर्ति ही मुझे यहां से जिंदा निकाल सकती है। तो मैं तुरंत ही उस मूर्ति को अपने हाथों में उठाकर अपनी कार की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक ही बरगद की एक डाली मेरी पीठ पर आ गई और मेरे हाथ से गिरते ही ऋषि मुनि की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। सच बताऊं तो वो मूर्ति के टुकड़े नहीं, बल्कि मेरे जिंदा रहने की उम्मीद के टुकड़े थे। अब तक जो लड़कियां पेड़ पर उल्टा लटक के मेरे साथ संभोग करना चाहती थी, वही लड़कियां मूर्ति के गिरते ही मेरा खून पीने और मेरा मांस नोचने नीचे जमीन पर उतर आई। देखते ही देखते उन सब लड़कियों ने मेरे जिस्म को नोचना शुरू कर दिया। दर्द के मारे मेरी चीखें खुले आसमान में दूर तक गूंजने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी वासना में अंधा हो गया था। मुझे छोड़ दो, मैं जीना चाहता हूँ। मैं चीखता हुआ सबसे कह ही रहा था, मगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। शायद जिस तरह मैं अपनी वासना में अंधा हो गया था, ठीक उसी तरह वो लड़की भी मेरे खून की प्यासी हो गई थी। उन्होंने मेरे कमर के नीचे का सारा हिस्सा नोच खाया। ऋषि मुनि की मूर्ति के टुकड़े भी मेरे जिस्म से निकले खून से सराबोर हो चुके थे और पूरी तरह से मेरे खून से डूबने के बाद अचानक ही वे मूर्ति फिर से एकजुट हो गई और मूर्ति के जुड़ते ही वो लड़कियां वापस से उसी बरगद के पेड़ पर जा बैठी। ऋषि मुनि, आप कौन है और आपको देखते ही ये लड़कियां कैसे पेड़ पर वापस चली गई? मेरे इस सवाल से मूर्ति में से निकली एक रोशनी ने उनसे कहा, बेटा, ये सब मेरा ही किया हुआ दुष्कर्म है, जिसकी सजा आज तुम्हें भुगतनी पड़ रही है। आज से 1200 साल पहले यहाँ एक वैश्या रहती थी, चारुलता।
जिसे कामदेव का वरदान था कि वह हर एक रात के बाद कुंवारी और पवित्र हो जाएगी, चाहे वो कितने भी मर्दों के साथ संभोग कर ले। ये बात जब मेरे कानों में पड़ी तो मैंने भी चारुलता को पाना चाहा, लेकिन इस वरदान के साथ श्राप भी जुड़ा था। श्राप? कैसा श्राप? दर्द से कराहते हुए मैंने भी उस रोशनी से पूछा। यही कि हर संभोग के बाद चारुलता से एक बीज उत्पन्न होगा जो आगे जाकर उसके जितना ही काम उत्तेजित और यौवन से भरपूर होगा। रोशनी को जब मैंने ये कहते सुना तो मेरे होश उड़ गए। मैंने लड़खड़ाती जुबान से ऋषि मुनि की रोशनी से तुरंत पूछा, तो क्या ये सब तुम्हारी बेटियां हैं? हाँ, ये सब मेरी ही बेटियां हैं जो मेरे सामने पीट करके अनजान मर्दों के साथ संभोग करती हैं और फिर उन्हें जान से मार डालती हैं। ऋषि मुनि की बातें मुझे अंदर से चीर गई थीं। मैंने बाप बेटी के रिश्ते को यूं तार तार होते पहली बार सुना था। तो फिर आपकी उस चारुलता का क्या हुआ, जिसे हमेशा कुंवारी रहने का वरदान मिला था? सब कुछ जानने के बाद मुझे उस औरत का ख्याल आया जिसे संभोग का श्राप मिला था। मेरे सवाल पर उस रोशनी ने कहा, मैंने अपनी बेटियों को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो अपनी वासना में अंधी थी। इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी चारुलता को श्राप दिया, उसे इस बरगद के पेड़ में कैद कर दिया और खुद को एक पत्थर की मूर्त में बदल दिया ताकि अनर्थ होने से रोक सकूं। पर मैं हार गया। मेरी बेटियों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, इसलिए आज मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ। जिस तरह यह मूर्ति तोड़कर तुमने मुझे आजाद किया है, उसी तरह इस बरगद के पेड़ को जलाकर मेरी चारुलता को भी मुक्ति दे दो। इतना कहकर वो रोशनी हवा में गायब हो गई। कुछ पल को मैं सोच में पड़ा रहा, लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मेरे कमर का नीचे का हिस्सा खत्म हो चुका है। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। इससे पहले कि वो लड़कियां फिर से मुझ पर हमला करती, मैंने तुरंत ही अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकालकर उस बरगद के पेड़ पर छिड़क दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। बरगद के पेड़ के चलते ही उसमें से लाखों लड़कियों के चीखने की आवाजें निकलने लगी जो दर्द के मारे हवा में तड़प रही थी। और तभी एक सुनहरी रोशनी निकली जिसे देख सब आवाजें अपने आप शांत हो गई और मैं समझ गया कि आत्मा चारुलता की है। और देखते ही देखते चारुलता के पीछे लाखों लड़कियां भी मेरे सामने हाथ जोड़े मेरा धन्यवाद कर रही थीं। मैंने भी उन सब से अपनी हवस में की हुई गलती के लिए माफी मांगी और उन्हें प्रणाम करते हुए अलविदा कह दिया। अभी बरगद के पेड़ की आग कुछ ठंडी हुई थी कि तभी मेरी पत्नी का फोन आया। हेलो विवान, मुबारक हो, लड़की हुई है और मैंने इसका नाम चारुलता सोचा है। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।